नमस्कार। ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। इस सीरीज के पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आखिर चीन एक सुपर पावर के रूप में कैसे इमर्ज कर रहा है, आखिर वे कौन से फैक्टर हैं या चीन ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है जिससे वो अपने को सुपर पावर के रूप में स्टेब्लिश कर रहा है। अब इसी सीरीज के दूसरे पार्ट में हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर बहुत से विश्लेषकों का ये मानना है कि अब की दुनिया कोल्ड वॉर 2.0 के फेज में प्रवेश कर रही है, यानी अब दुनिया बाइपोलर हो रही है और इस बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एक तरफ यूएस का ब्लॉक है और दूसरी तरफ चाइना का ब्लॉक है। अब ये प्रिडिक्ट करना और यह कैलकुलेट करना कि क्या वाकई यह सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि दुनिया बाइपोलर हो गई है या नहीं हो गई है, ये तो विश्लेषण का भाग है। लेकिन इस विश्लेषण को शुरू करूं इसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर यह कोल्ड वॉर 2.0 है तो कोल्ड वॉर 1.0 क्या था और आखिर यह कोल्ड वॉर होता क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध क्या था। असल में शीत युद्ध या कोल्ड वॉर को उस फेज के लिए कहा जाता है जो 1945 से लेकर 1990 तक ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखा गया था। यह जो कोल्ड वॉर था ये इसलिए कोल्ड वॉर कहा जाता था क्योंकि यह डायरेक्ट वॉर नहीं था, यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर था। यह प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, एक साइकोलॉजिकल वॉर था। और यह साइकोलॉजिकल वॉर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां तो थी लेकिन युद्ध लड़े नहीं जा रहे थे और इसलिए जो दो महाशक्तियों के बीच में ये पावर पॉलिटिक्स चल रहा था वह दोनों महाशक्तियां या साइकोलॉजिकली इस तरीके से स्ट्रेटजी बना रही थी जिससे वो एक दूसरे के ब्लॉक को कमजोर कर सके। और इसीलिए जैसा हमने कहा कि यह डायरेक्ट वॉर नहीं था, तो वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के जोन अलग अलग थे और वहां पर प्रॉक्सी वॉर लड़े जाते थे। यानी यह जो वॉर था यह छद्म युद्ध के रूप में देखा जाता था। कहने को यह कोल्ड वॉर दो ग्रेट पावर के बीच में था, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच। लेकिन इन दोनों ने कभी खुद लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन इन दोनों के बीच का संघर्ष कभी कोरिया क्राइसिस के रूप में दिखा, कभी क्यूबा क्राइसिस के रूप में दिखा, कभी अफगानिस्तान क्राइसिस के रूप में दिखा। युद्ध कहीं और लड़े जा रहे थे और यह दो महाशक्तियां आमने सामने आ भी नहीं रही थी, लेकिन असल में युद्ध के पीछे जो फैक्टर था वो यही दोनों ग्रेट पावर का पावर पॉलिटिक्स था। तो दुनिया इस दौर में कई ऐसे मौके आए जहां पर बहुत ही अस्थिर अनसर्टेनिटी दिखाई दी। अब अगर इस कोल्ड वॉर को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करूं तो कहा जाता है कि कोल्ड वॉर दो महाशक्तियों के बीच का युद्ध था, यह दो ग्रेट पावर के बीच का वॉर था। और ये दो महाशक्तियां कौन सी थी ये आप जानते हैं, एक तरफ यूएसए और एक तरफ कौन था, यूएसएसआर। यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये पावर गेम चल रहा था। लेकिन कोल्ड वॉर को केवल अगर दो ग्रेट पावर के बीच की राइवलरी को आप के रूप में परिभाषित करेंगे आप बहुत अच्छे से इसे नहीं समझ पाएंगे। बेसिकली यह दो आइडियोलॉजी के बीच की भी वॉर थी, यानी यह दो विचारधाराओं का भी युद्ध था। और ये दो विचारधाराएं जो थी, एक उदारवादी विचारधारा थी, एक लिबरल आइडियोलॉजी थी और एक साम्यवादी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। अब यहां पर अगर यह कहा जा रहा है कि उदारवाद बनाम साम्यवाद के बीच का युद्ध था तो यह थोड़ा सा समझना जरूरी है कि भाई उदारवाद क्या है, साम्यवाद क्या है। हालांकि इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अलग क्लास लेंगे उदारवाद साम्यवाद जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी पर। लेकिन आपके समझने के लिए उदारवाद का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जो इंडिविजुअल फ्रीडम को मैक्सिमाइज करने की बात करती है, यानी जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वह प्राइमरी है और इसी के प्रोपोर्शन में स्टेट की अथॉरिटी को मिनिमाइज करने की बात की जाती है, क्योंकि अगर राज्य ताकतवर होगा तो लोगों की आजादी कहां वहां सुरक्षित रहेगी। तो यहां पर लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की जाती है, यानी सीमित सरकार की बात यहां पर उदारवाद में की जाती है। और जब बात साम्यवाद की आती है तो साम्यवाद का मतलब होता है जहां इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात की जाती है, यानी स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता जहां पर मायने रखती है, महत्व रखती है और उसको मैक्सिमाइज किया जाता है। और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाएगा कौन,
तो यहां पर कहा जाता है कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी, इसीलिए यहां मैक्सिमम स्टेट का कंसेप्ट काम करता है, यानी अधिकतम राज्य। राज्य को यहां ताकतवर बनाया जाता है क्योंकि राज्य को ही इक्वेलिटी को एस्टेब्लिश करना है। तो ये दोनों आइडियोलॉजी आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के एडवर्स हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहां पर अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि उदारवाद की विचारधारा पूरी दुनिया में फैले, और सोवियत संघ ये कोशिश कर रहा था कि साम्यवाद की विचारधारा पूरी दुनिया में फैले। यह केवल दो आइडियोलॉजी के बीच की राइवलरी भी नहीं थी, यह दो इकोनॉमिक मॉडल के बीच का भी वॉर था, यानी दो आर्थिक मॉडल जो थे उनके मध्य भी युद्ध था। दो आर्थिक मॉडल के बीच का युद्ध था, और ये दो आर्थिक मॉडल क्या थे जिनके मध्य युद्ध के रूप में यह देखा जा रहा था? ये दो आर्थिक मॉडल थे, एक था कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, और पूंजीवाद का मतलब है जो मार्केट इकोनॉमी पर बेस्ड हो, यानी बाजार अर्थव्यवस्था की जो बात करता हो। और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट मॉडल था वह स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात करता है, यानी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इस पर यह बल देता है। तो ये दोनों ही यहां पर अपने अपने आर्थिक मॉडल को लेकर आना चाहते थे। अमेरिका चाहता था कि दुनिया में फ्री ट्रेड हो, दुनिया में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए, जबकि यूएसएसआर चाहता था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज स्टेट के द्वारा गवर्न हो और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। कोल्ड वॉर इसके साथ साथ दो ब्लॉक के बीच, मिलिट्री ब्लॉक के बीच का भी वॉर था, यानी दो सैन्य गुटों के बीच का भी युद्ध था। और यह दो सैन्य गुट कौन थे? दो सैन्य गुट के मध्य युद्ध भी था, और ये दो सैन्य गुट जो थे, एक नाटो था जो अमेरिकी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरा वार्सा था जो सोवियत रसा के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता था। तो ये कोल्ड वॉर यहां पर 1945 से लेकर 1990 तक विश्व में देखा गया, और इस कोल्ड वॉर ने एक नए तरीके का पावर इक्वेशन दुनिया में क्रिएट किया, जिसके दो पोल थे, एक अमेरिका और दूसरा पोल जो था वह रशिया यानी सोवियत संघ तत्कालीन समय में अगर बात किया जाए। 1990 के बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। स्वाभाविक बात है कि अब दुनिया में केवल एक ताकत रह गया, और वो था अमेरिका, यानी दुनिया यूनिपोलर, एक ध्रुवी हो गई, और इस नई दुनिया में जो भी रूल रेगुलेशन थे, जो भी ग्लोबल नॉर्म्स थे, वह अमेरिका के द्वारा निर्धारित किए जाने लगे। लेकिन 90 के बाद का जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था, उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली यह देखा गया कि कुछ नए इमर्जिंग पावर इमर्ज करने लगे, जिनमें चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या रशिया का नाम आता है। और इस वजह से धीरे धीरे यह कहा जाने लगा कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर हो चुकी है। अभी पिछले कुछ दिनों तक हम लोग यही सुनते समझते थे कि आज की दुनिया मल्टीपोलर है, यानी बहुध्रुवी है। लेकिन कोविड के बाद पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर को जो लोग एनालाइज कर रहे हैं, उनका मानना है कि अब यह मल्टीपोलर वर्ल्ड धीरे धीरे बाइपोलर होता जा रहा है, और यहां एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना का ब्लॉक। तो क्या वाकई यह ऐसा देखा जा रहा है कि दुनिया वह इस वक्त जो है अलग अलग पोल में आ रही? इसी को कोल्ड वॉर 2.0 कहा जा रहा है कि क्या यह नई दुनिया जो है कोल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है। अब अगर आज के प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि तीन पोल जो हैं अभी क्लियरली दिख रहे हैं। हम अगर फर्स्ट पोल के रूप में देखें, हम सेकंड पोल के रूप में देखें, और थर्ड पोल के रूप में देखें, तो आज दुनिया तीन पोल में दिखाई दे रही है। ये तीन पोल कौन कौन से हैं, पहले एक बार इसको देख लीजिए और तब समझिए कि क्या यहां पर देखा जा रहा है। फर्स्ट पोल को अगर हम बात करें तो यह है यूएस लेड वेस्टर्न डेमोक्रेटिक ब्लॉक। यह पहला जो है, जो अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी लोकतांत्रिक गुट है, हम उसको यहां पे रख सकते हैं, जिसमें आपका अमेरिका है, यूरोपीय कंट्री हैं, और बाकी के जो जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री भी हैं। सेकंड पोल की बात की जाए तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यह चाइना के द्वारा लीड किया जा रहा है, और इसमें चाइना, रशिया जैसे कंट्री यहां पर हैं,
इनके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्री भी इसमें शामिल है। थर्ड पोल की बात किया जाए तो यहां पर ऐसे लोग हैं जो इन दोनों पोल से हेजिटेट करते हैं, दोनों पोल में जाने से, और ये इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड अपनी पॉलिसी लेकर आना चाहते हैं। आप इनमें डेवलपिंग कंट्रीज को रख सकते हैं, आप इन्हें कलेक्टिवली ग्लोबल साउथ नाम दे सकते हैं कि ये ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं जिनमें इंडिया भी शामिल है। अब आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि इंडिया तो अमेरिकी ब्लॉक का मेंबर है, तो हम बात करेंगे आगे। अभी इंडिया का स्टैंड क्लियर नहीं है, और इंडिया ही नहीं, जितने भी मिडिल पावर हैं दे आर टोटली कंफ्यूज्ड कि उन्हें कहां जाना है, कैसे जाना है, और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपना रोल कैसे यहां पर डिजाइन करना है, स्टेब्लिश करना है, अभी उसको लेकर एक कंफ्यूजन है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो दो पोल हैं ये तो बहुत क्लियर है, एक यूएस का और एक चाइना और रशिया का जो पोल है वो बहुत क्लियर है, और इसीलिए बहुत से लोगों का यह मानना है कि अब कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ यहां पर बढ़ रहे हैं। अब इस कोल्ड वॉर 2.0 में जो दो मेन किरदार हैं अमेरिका और चाइना, थोड़ा इनके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे ये लोग आज जो हैं दुनिया को यह एक नए पावर पॉलिटिक्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब अगर इसको समझना है तो पहले समझना होगा 20th सेंचुरी की स्टोरी और फिर 21st सेंचुरी की स्टोरी। तो एक मैप यहां पर पहले आपको बनाते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं। अब ये मैप एग्जैक्ट वर्ल्ड मैप होगा, इसका गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूं, जो यहां पर केवल आप एक बार समझ लें, आपको वो हम समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड मैप की हम बात करें और दुनिया की जो सिचुएशन थी उसकी हम बात करें यहां पे, तो अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से यहां पर, तो यहां पर जो 20th सेंचुरी थी, यानी अगर 20वीं सदी की हम बात करें तो 20वीं सदी का जो पावर पॉलिटिक्स था वह बेसिकली इस रीजन में कंसंट्रेटेड था। एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूरोप था, और ये नॉर्थ अटलांटिक यहां पर जो क्षेत्र था, महासागर था, तो इसको बोला जाता था, इस पूरे रीजन को यूरो अटलांटिक जोन। यानी ये कहा जाता था कि दुनिया का जो पावर सेंटर था वो यूरो अटलांटिक जो है यह क्षेत्र हुआ करता था। यूरो अटलांटिक क्षेत्र जो है वह पावर का सेंटर हुआ करता था। लेकिन 90 के बाद जैसा हमने कहा सिचुएशन चेंज हो रहा है। अब चाइना यहां पर इमर्ज कर रहा है, इंडिया यहां पर इमर्ज कर रहा है, जापान यहां पर इमर्ज कर रहा है। तो माना यह जा रहा है कि अब नया पावर जो सेंटर है वह इस क्षेत्र को माना जा रहा है। अभी तक इस क्षेत्र को बोला जाता था एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र बोला जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसे इंडो पैसिफिक कहा जाना शुरू कर दिया गया है, हिंद प्रशांत, और उसके पीछे भी कुछ वजह है। यह भी आगे हम समझेंगे कि आखिर एशिया प्रशांत को हिंद प्रशांत क्यों कहा जा रहा है। लेकिन अभी समझना है कि 21वीं सदी जिसमें हम रह रहे हैं, 21st सेंचुरी का पावर पॉलिटिक्स वह एशिया पैसिफिक रीजन में अब सेंटर्ड हो चुका है। अब यहां से आप समझिए कि कैसे इक्वेशन चेंज होते हैं और दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे चेंज होता है। हमने जैसा बताया कि अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की फिलहाल, तो 20वीं सदी में जो विश्व का संघर्ष देखा जा रहा था, एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ जो है अमेरिका और यूरोप का जो रीजन था। इन दोनों के बीच में एक यहां पर कोल्ड वॉर देखा जा रहा था। इस दौर में 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, साम्यवादी क्रांति हुई। अमेरिका के लिए डरने की बात थी, क्योंकि अब चाइना और यूएसएसआर दो बड़े कम्युनिस्ट कंट्री यहां पर आ चुके थे और इस पूरे एशिया रीजन में इनका इंफ्लुएंस बढ़ सकता था। पहले शुरुआत में इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन थे, सोवियत रशिया और चाइना के बीच में, और ये म्यूचुअल रिलेशन था जिससे ये लग रहा था कि ये बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है अमेरिका के लिए। लेकिन 1969 के बाद चीजें बड़ी तेजी के साथ बदली। पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, जो वहां पर याह्या खान, कहा जाता है कि उनके मीडिएशन में अमेरिका और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने शुरू हुए, कूटनीतिक रिश्ते बनने शुरू हुए, और धीरे धीरे चाइना और अमेरिका एक दूसरे के नजदीक आने लगे। 1971 में तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की चाइना में विजिट भी हुई, चीन की यात्रा भी हुई,
और यहां से यह कहा जाने लगा कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। सोवियत संघ जो एक बहुत मजबूत ब्लॉक बन रहा था, उस ब्लॉक को कमजोर कर दिया चाइना को अपने साथ मिलाकर, और इस इक्वेशन को चिमेरिका नाम दिया गया, चाइना और अमेरिका का। अमेरिका यह मानता था कि उसने कम्युनिस्ट ब्लॉक को कमजोर कर दिया है, लेकिन चाइना आखिर अमेरिका के पास क्यों गया और उसमें उसका क्या इंटरेस्ट था, यह भी जानना बहुत जरूरी है। असल में बहुत से लोगों को लगता है कि चाइना किसी आइडियोलॉजी से गवर्न होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। चीन के लिए एकमात्र अगर कोई विचारधारा है तो वह उसका नेशनल इंटरेस्ट है। वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता, और यह पहले से ही वहां यह भावना उसमें विद्यमान थी। चाइना यह जानता था कि अमेरिका के नजदीक आने से वर्ल्ड ऑर्डर में कई कंट्रीज तक उसका एक्सेस बढ़ेगा, और चूंकि रशिया जो है उसका नेबर कंट्री था, अगर चाइना रशिया के साथ रहता तो उसका इंडिपेंडेंट जो नेचर था वो शायद ही बन पाता, वह कहीं न कहीं यूएसएसआर ब्लॉक का एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाता। चाइना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ अपना इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी वो चाहता था, तो चाइना यूएस के नजदीक आया। इससे चाइना का इकोनॉमिक जो पावर के रूप में इमरजेंस था वो आसान हुआ। चाइना का ट्रेड बहुत तेजी के साथ यूएस के साथ बढ़ा, और दोनों एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट होते गए कि दुनिया जो है वह यह भूल गई कि चाइना और यूएसए के बीच में किसी तरीके का कोई कंफ्लिक्ट हो भी सकता है। 90 के डिकेड में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उस समय तक आते आते चाइना दुनिया का इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और टेक्निकल पावर हो चुका था। उसी वक्त अमेरिका के एक थिंकर जो न्यो रियलिस्ट विचारक थे जिनका नाम जॉन मसाइमर था, उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया कि अमेरिका जिस चाइना को आज फ्रेंड के रूप में देख रहा है, दोस्त के रूप में देख रहा है, यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बनने वाला है आने वाले सदी में। और यह प्रेडिक्शन आने वाले समय में सही साबित होता हुआ भी दिखा। धीरे धीरे चाइना ने अपने पावर को जैसे जैसे गेन किया, और उसने ग्लोबल सुप्रीमेसी का अपना दावा भी उसी तरीके से करना शुरू कर दिया। अब ये स्टोरी तो आप लोग सुन चुके हैं पहले वीडियो में ही कि चाइना आखिर कैसे 2008 के बाद वह सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है और यूएसए को एक चैलेंज वहां पर दे रहा है। लेकिन यहां पर जो हमें देखना है वह यूएस और चाइना के बीच जो राइवलरी है वह आज की दुनिया में कैसे दिखाई दे रहा है। यानी अगर मैं बात करूं कि कोल्ड वॉर 2.0 वह कैसे लड़ा जा रहा है, कैसे यह दिख रहा है, तो चार बड़े फैक्टर हैं जिनको यहां पर हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइडियोलॉजिकल वॉर, जो यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, जिनको आप यहां पर कह सकते हैं कि एक परसेप्शन वॉर यहां पर देखा जा रहा है। एक वैचारिक युद्ध अमेरिका और चाइना के बीच में दिख रहा है। दूसरा हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक वॉर का, कि चाइना और यूएस के बीच में सामरिक युद्ध किस तरीके से लड़ा जा रहा है। तीसरा हम देखेंगे इकोनॉमिक वॉर, यानी आर्थिक दृष्टि से कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। और चौथा हम देखेंगे ग्लोबल गवर्नेंस के सेक्टर में, कि आखिर गवर्नेंस का जो मॉडल है वह गवर्नेंस का मॉडल भी दोनों अलग अलग तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए एक एक करके इन चारों फैक्टर को हम देखते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइडियोलॉजिकल वॉर, यानी वैचारिक युद्ध किस तरीके से लड़ा जा रहा है। असल में जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं यह इंफॉर्मेशन इरा है, सूचना का समाज है। यहां पर किसी भी कंट्री का इमेज आसानी से बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, और किसी कंट्री के साथ कितने देश खड़े होंगे उनके साथ, यह इस चीज पर निर्भर करता है कि आपका इमेज कैसा, आपका परसेप्शन कैसा दुनिया की नजर में है। इस वक्त यह देखा जा रहा है कि यूएस और चाइना इन दोनों के बीच में एक परसेप्शन वॉर यहां पर लड़ा जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन वॉर यहां पर लड़ा जा रहा है, एक सूचना युद्ध इन दोनों के बीच में लड़ा जा रहा है। और यह जो इंफॉर्मेशन वॉर या परसेप्शन वॉर है कोविड के दौर में काफी हद तक दिखा। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका यह मानता है कि चीन आधिपत्यवादी है। वह इस तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में कि एक डर का माहौल, एक इनसिक्योरिटी का माहौल चाइना को लेकर दुनिया के देशों में आए, कि वह एक हेजोमन है, वह एक इंपीरियलिस्ट है, और वह दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वह ग्लोबल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। चाइना एक ऐसे कंट्री के रूप में दिखाया जा रहा है। जॉन बिडेन ने जब अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद पहला स्पीच दिया
तब उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि चाइना और यूएस को अगर देखना है, समझना है, तो हमें समझना होगा कि यह युद्ध जो है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी बनाम ऑटोक्रेसी की लड़ाई है। एक तरफ डेमोक्रेसी है और दूसरी तरफ ऑटोक्रेसी है। जो चाइना अधिनायकवादी है, यह दुनिया इस तरीके की है। तो उन्होंने इस तरीके की बात वहां पर की। कोविड के दौर में अमेरिका ने यह स्टेब्लिश किया कि चाइना ही जो है मेन कल्प्रिट है। चाइना की वजह से पूरी दुनिया को कोविड महामारी का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि अगर आपको याद होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त जो कोरोना वायरस था उसको वुहान वायरस या चाइनीज वायरस तक बोल दिया था। यानी कोरोना आपदा में चीन की नकारात्मक भूमिका को जोर शोर से यहां पर अमेरिका के द्वारा उठाया गया था। तो एक चीज जो है यहां पर देखी जा रही है कि अमेरिका चाइना का जो इमेज है वह एक ऐसे डिक्टेटर कंट्री के रूप में, एक हेजोमन के रूप में, एक ऐसे एग्रेसिव देश के रूप में स्टेब्लिश कर रहा है जो इररिस्पॉन्सिबल है और जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऐसा चाइना यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना इस तरीके का है। दूसरी तरफ चाइना क्या कह रहा है? चाइना का मानना है कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा तो खुद अमेरिका है। आज तक दुनिया में जो भी प्रॉब्लम आई है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में रही हो, यूरोप में रही हो, एशिया में रही हो, अगर इंटरनेशनल कियोस का कोई एक सोर्स है तो वह है अमेरिका। यानी चीन ये कहता है कि अमेरिका जो है यह सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए है। तो यानी अमेरिका जो है वह विश्व की अधिकांश समस्याओं का कारण है। यह चाइना का कहना है, यह चाइना का वर्जन है कि अधिकांश समस्याओं का कारण यहां पर है। और यह जो है यहां पर चाइना का कहना है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश जो हैं, ये शोषणकारी हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते रहे हैं। ये चाइना यहां पर परसेप्शन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि यह जो है खतरा है। चाइना ये कहता है कि अमेरिका चीन के बढ़ते हुए प्रगति से नाखुश है और वह चीन की सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इन दोनों के बीच में यह इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है। हमने बताया था कि चाइना अपने इमेज को बदलने की कोशिश कर रहा है और यह इमेज को बदलने की कोशिश कर रहा है पॉलिटिक्स ऑफ जेनरोसिटी के जरिए। यानी उदारता की राजनीति चीन की तरफ से देखी जा रही है। चाइना यहां पर लगातार वह विश्व के देशों को कोविड के आपदा के दौर में मदद करता रहा और सोशल मीडिया पर पहली बार, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर पहली बार चाइना की सरकार ने आधिकारिक रूप में कोविड आपदा के प्रबंधन में अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर शेयर किया। जिस ट्विटर या फेसबुक को चाइना खुद अपने यहां अलाउ नहीं करता है, वहां दूसरे दुनिया के देशों में वो वहां पर वे पेज बनाकर अपने आप को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि चाइना जो है वह किस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉर में एज लेना चाहता है, आगे बढ़त बनाना चाहता है। तो पहला यहां पर फैक्टर जो आज दुनिया देख रही है कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर यहां पर देखने को मिल रहा है और यह आइडियोलॉजिकल जो वॉर है यह चाइना वर्सेस अमेरिका के रूप में है। जैसा हमने कहा कि अमेरिका इस आइडियोलॉजी में यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। अमेरिका यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह ह्यूमन राइट को प्रमोट करता है। अमेरिका यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह मार्केट इकोनॉमी को पूरी दुनिया में प्रमोट करता है। तो अमेरिका अपना एक अच्छा इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश में लगा हुआ है और दूसरी तरफ वो कहता है कि चीन ऑटोक्रेसी को लेकर चलता है, चीन में ह्यूमन राइट अब्यूज होता है, चाइना में अथॉरिटेटिव रेजिम है, वहां वॉइस ऑफ डिसेंट को नहीं सुना जाता है। इस तरीके से अमेरिका चीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना कह रहा है G20 की बैठक में चाइना ने यह कहा कि चीन का अपना लोकतंत्र का अलग मॉडल है। चीन का लोकतंत्र वह पश्चिमी लोकतंत्र से अलग है और यह एक बेहतर लोकतंत्र यहां पर है क्योंकि यह अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। तो चाइना यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका मॉडल पूरी तरीके से फ्लॉप है। कोविड के प्रबंधन में आप फेल हुए हैं, अमेरिका और यूरोप के देश।
हम नहीं फेल हुए, हमने अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया है। ये बताने की कोशिश यहां पर दोनों तरफ से चल रही है एक दूसरे के साथ। अब आइए दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह है स्ट्रेटेजिक जो वॉर चल रहा है चाइना और अमेरिका दोनों के बीच में। एक यहां पर सामरिक युद्ध लड़ा जा रहा है और यह जो सामरिक युद्ध दोनों के बीच में देखा जा रहा है, यह कैसे देखा जा रहा है, थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बार फिर से हम वर्ल्ड मैप को यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया में यह जो नया स्ट्रेटेजिक वॉर चल रहा है यह किस तरीके का चल रहा है और यहां पर चाइना, अमेरिका और बाकी के कंट्री कहां पर जो है वह अवस्थित हैं, उनके बीच में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, कैसे चल रहा है, अगर उसकी बात यहां पर की जाए तो एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ यहां पर चाइना है। दोनों के बीच के वॉर को हम यहां पर विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस वक्त जो नया इक्वेशन चल रहा है, हमने कहा फर्स्ट पोल जो है उसमें यूएसए है, उसके जो यूरोप के कंट्री फ्रेंड कंट्री हैं वो हैं, जापान यहां पर उसने लिया हुआ है। इसके अलावा इंडिया को भी माना जा रहा है कि वह यूएस ब्लॉक में काफी हद तक यहां पर है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी यूएस के नजदीक माना जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना और रसिया, ये दोनों नजदीक आ रहे हैं बहुत तेजी के साथ और चाइना का ड्रैगन और रसिया का बियर आपस में मिल चुका है, यानी एक नया इक्वेशन है जिसे ड्रैगन बियर कहते हैं और चाइना और रसिया मिलकर यूएस के वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को क्लियर कट चैलेंज यहां पर करना चाहते हैं। तो ये दो एकदम बिल्कुल स्ट्रेटेजिक ब्लॉक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यानी हमने कहा कि आज एक तरफ यूएस का ब्लॉक है और दूसरी तरफ चाइना और रशिया का जो ब्लॉक है वह क्लियर यहां पर दिखाई दे रहा है और ये एक दूसरे की घेरेबंदी करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। हमने कहा कि चाइना जो है वह लगातार यह प्रयास कर रहा है कि वह यूरोप तक अपनी पहुंच बना ले और इसके लिए यहां पर बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो है वह स्टार्ट भी किया गया है और इसके माध्यम से जो यूरोप का इंडस्ट्रियल हब है, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे कंट्री तक चाइना अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का यह भी मानना है कि आज तो कई यूरोपीय कंट्री चीन के कॉलोनी जैसे बनते जा रहे हैं, जैसे इटली का नाम लिया जाता है, इतनी अधिक डिपेंडेंसी चाइना पर उनकी बढ़ रही है। दूसरी तरफ चाइना ने यह काम किया है कि उसने मैरीटाइम जो एरिया है उस पर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया है। आप यहां पर देखेंगे कि बाब अल मंदेब जल संधि के पास जिबूती है और जिबूती पर नौसेना केंद्र किसने बना लिया है, तो चाइना ने यहां पर नौसैनिक केंद्र अपना बना लिया है। कहां पर? जिबूती पर। और इसके साथ पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर भी उसने अपना जो है यहां पर बेस बनाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह आपको मालूम ही है कि वहां पर उसका बेस बना हुआ है। बांग्लादेश का चटगांव आपको मालूम है कि वहां पर भी उसका बेस बना हुआ, मिलिट्री बेस नहीं है, लेकिन ये सब चाइना के द्वारा बनाए गए और चाइना कहीं ना कहीं यहां पर कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो पूरा इलाका है जो दुनिया के व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग है, जिसको आप इंटरनेशनल सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, इस रास्ते को पूरी तरीके से चाइना कंट्रोल कर रहा है। और यही नहीं, साउथ चाइना सी में पूरी तरीके से चाइना डोमिनेट कर रहा है, ईस्ट चाइना सी में पूरी तरीके से चाइना डोमिनेट कर रहा है। तो चाइना ने समुद्री क्षेत्र को पूरी तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, चाहे वो इंडियन ओशन हो या फिर चाहे वह पैसिफिक ओशन हो। चाइना का डोमिनेंस यहां पर भी है। चाइना का डोमिनेंस अपने पास के देशों यानी सेंट्रल एशिया से लेकर ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप तक लगातार बढ़ता जा रहा। तो एक तरफ चाइना है जो अपना प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है। चाइना के इस अग्रेशन से कहीं ना कहीं यूएस डरा हुआ है और यूएस जो है वो ये जानता है कि अगर चाइना को अगर चेक नहीं किया गया तो ऐसे कंडीशन में चाइना वह यूएस की सुप्रीमेसी को पूरी तरीके से खत्म भी कर सकता है। लेकिन यूएस की डायलेमा को भी आप समझिए। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अमेरिका इस वक्त इकोनॉमिक रिसेशन से अपने आप को रिकवर करना चाहता है। अभी 2008 का जब रिसेशन आया हुआ था वैसे ही अमेरिका की इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी थी और कोविड ने और ज्यादा कमजोर कर दिया है।
ऐसे में अमेरिका चाइना के साथ या रशिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है। और आप देखिए यूक्रेन वॉर जब हुआ तो उस वक्त अमेरिका और रशिया ये माना गया कि दोनों आमने सामने कन्फ्रंटेशन करेंगे, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को वह पीछे रखा, वह उतना अग्रेसिव नहीं हुआ क्योंकि यूएस की अपने कुछ लिमिटेशन है। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका चाइना का स्ट्रेटेजिक काउंटर जो है वह सर्च करने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका ने यह देखा कि आखिर ऐसे कौन से कंट्री हैं जो चाइना के इस अग्रेसिव इमरजेंस से ज्यादा भयभीत हैं। तो अमेरिका ने उन कंट्रीज को अपने साथ बुलाना, अपने साथ एक ब्लॉक में रखना शुरू कर दिया। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रीज को अपने साथ वहां पर लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देखिए यूएस क्या कर रहा है और चाइना वहां पर क्या कर रहा है। यूएस ने क्वाड का एक अपना संगठन बनाया। क्वाड में किसको रखा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये किस चीज के लिए है क्वाड? यह पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में जो हेजेमन पावर हैं उनको वहां पर जो है चैलेंज करने के लिए और वहां पर रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर यानी नियम आधारित सामुद्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह प्रयास अमेरिका के द्वारा क्वाड के जरिए किया जा रहा है। इसी तरीके से एक संगठन यहां पर आपने देखा होगा ऑकस। ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यहां पर जो अमेरिका के बीच का एक नया अलायंस है। तो यह अलायंस जो है इसका भी बेसिक पर्पस है चाइना के एग्रेशन को क्या करना? रोकना। इसी तरीके से आपने इंडियन ओशन में सुना होगा अभी हाल ही में I2U2 एक नया स्ट्रेटेजिक अलायंस बना है जिसमें इंडिया है, जिसमें यूएसए है, इजराइल है और यूएई है यानी संयुक्त अरब अमीरात है। तो कहीं ना कहीं हर एक तरफ से चाइना को इंसर्किल करने की कोशिश यूएस कर रहा है और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन अलायंस आप देख रहे हैं इनके सामने कॉमन थ्रेट जो है वह चाइना का है और यह चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर के लिए बनाए गए हैं। दूसरी तरफ हमने कहा चाइना और रशिया जो है वह यहां बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये अपने साथ उन कंट्रीज को ले रहे हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर से पूरी तरीके से परेशान है। जैसे इसमें ईरान जैसे कंट्री यहां पर है, जैसे नॉर्थ कोरिया यहां पर इस पूरे ब्लॉक में है, या इसी तरीके से सेंट्रल एशियन कई कंट्री हैं जो यहां पर आए हुए हैं और अब ईस्टर्न यूरोप की तरफ ये लोग अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो यह एक नए तरीके का चेंज यहां पर दिखाई दे रहा है। अब आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दें कि आखिर यह पूरा सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ है। असल में 2008 के बाद हमने कहा चाइना ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया। एक तरफ बेल्ट यहां पर और एक तरफ समुद्र में रोड यहां पर इनिशिएटिव। ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव चाइना ने स्टार्ट किया हुआ था कि जिससे सेंट्रल एशिया और यूरोप पर वह कंट्रोल करे और समुद्री क्षेत्र के जरिए वह पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अफ्रीका तक अपने प्रभाव को बढ़ाए। यह चाइना का अपना मानना था। जब चाइना का यहां पर इस तरीके से प्रभाव बढ़ने लगा तो यह यूएसए के लिए एक बड़ा चिंता का विषय था। ओबामा जी के समय में 2011 में अमेरिका ने चाइना के इस इमरजेंस को रोकने के लिए एक अपना वैकल्पिक जो है स्ट्रेटजी बनाया था। तो चाइना ने यहां पर जो काम किया वह बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के जरिए किया था और इसको काउंटर करने के लिए पीओ टू एशिया यानी एशियाई धुरी का सिद्धांत यहां पर दिया हुआ था अमेरिका ने। और इस थ्योरी में यह कहा गया था, 2011 की ये थ्योरी है और इस थ्योरी में कहा गया था कि अमेरिका आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन, एशिया प्रशांत क्षेत्र में जहां चीन अपनी बढ़त बना रहा है वहां अमेरिका अपना प्रेजेंस बढ़ाएगा, मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ाएगा और नए अलायंसेस वहां पर क्रिएट करेगा। तो ये जो क्वाड है, ऑकस है, I2U2 है, असल में यह अमेरिका के उसी विजन का एक नतीजा है। तो यहां पर आप देखिए दो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक आपको क्लियरली यहां पर दिख जाएंगे कि दोनों तरफ यहां पर जो है यह स्ट्रेटेजिक अलायंस में दुनिया बंटी हुई दिखाई दे रही। अब आइए तीसरा फैक्टर यहां पर देखें और वो है इकोनॉमिक वॉर। अमेरिका और चीन के बीच में इस वक्त इकोनॉमिक वॉर यहां पर दिखाई दे रहा है और यह इकोनॉमिक वॉर किस तरीके से देखा जा रहा है। पहले तो आपने सुना होगा कि यहां दोनों ही कंट्री के बीच में ट्रेड वॉर ये स्टार्ट है पिछले कुछ दिनों से। ट्रंप के शासन काल में अमेरिका ने चाइनीज जो प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था
और यही काम चाइना ने भी इस दौरान किया हुआ था। उसने अमेरिकी प्रोडक्ट पर जो है टैरिफ वहां पर बढ़ा दिए थे। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रेड वॉर जो है वो तो ट्रंप के शासनकाल से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन कोविड के दौर में एक नया ट्रेंड यहां पर देखा गया। कोविड के दौर में अमेरिका ने चाइना को मेन रिस्पॉन्सिबल मानते हुए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में चाइना से अपने कंपनीज को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। यानी यह देखा गया कि अमेरिकी कंपनियों की चीन से वापसी शुरू हो गई। अमेरिकी कंपनियों की चीन से वापसी शुरू हो गई। यह अपने आप में महत्वपूर्ण यहां पर था। और अब ये कंपनियां या तो अमेरिका में आ रही हैं और या फिर अमेरिका के जो सहयोगी अलायंस के देश है वहां पर इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे इंडिया में गूगल से लेकर यहां पर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर एप्पल से लेकर स्पेस एक्स यहां पर टेस्ला, ये सब जो है धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहे हैं इंडिया में आने का, और चाइना से कहीं ना कहीं वो विड्रॉ वहां पर कर रहे हैं। हालांकि ये इतनी तेजी के साथ चीजें नहीं होने वाली हैं, लेकिन ग्रेजुअल फॉर्म में धीरे धीरे यह दिखाई जरूर दे रहा है कि अमेरिकी कंपनियां चीन से वापस कर रही हैं। और यह दोनों तरफ से यहां पर यह वॉर दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने डॉलर की सुप्रीमेसी को बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ चाइना ने अपनी करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। रेनमिनबी जो करेंसी है वह इंटरनेशनल करेंसी बन चुकी है। चाइना चाहता है कि अब उसकी करेंसी वह इंटरनेशनल करेंसी उसी रूप में बने जैसे अमेरिका की डॉलर है। अमेरिका जो चाह रहा है वह अपने ग्लोबल सप्लाई चेन पर वह अपना कंट्रोल चाहता है। अमेरिका ये जा रहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर उसका नियंत्रण हो, और यही चीज चाहता है यहां पर चीन। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण को लेकर भी एक यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब है कि उन कंट्रीज के साथ अपना रिलेशन बनाना जिससे कि आप जो है उन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें और आप वहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें। अब ये कैसे होगा? तो यह मेगा ब्लॉक बनेंगे, इकोनॉमिक ब्लॉक बनेंगे। आपको मालूम है कि चाइना ने एक अपना ब्लॉक, इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया है जिसका नाम है RCEP, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और इस ब्लॉक का सबसे बड़ा फीचर यह है कि जो समझौते अभी तक WTO के मंच पर नहीं हुए हैं वह समझौते भी यहां पर हो रहे हैं। और यह फ्री ट्रेड का एक सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बनने जा रहा है। अगर कहीं पर भी फ्री ट्रेड का समझौता हुआ है तो आप स्वाभाविक रूप में समझिए कि जो भी यह ट्रेड ब्लॉक बनेगा वह कंट्री आपस में ज्यादा व्यापार करेंगे, वह बाहर के देशों से व्यापार नहीं करेंगे। तो RCEP में जो 15 देश हैं उनके बीच आपसी व्यापार बढ़ेगा, और इनमें सबसे अधिक डोमिनेटिंग कंट्री चाइना है, तो निश्चित रूप से चाइना लीड करेगा। अब अगर RCEP के इस ब्लॉक को ऐसे ही बने रहने दिया जाए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को भी होगा और इंडिया को भी होगा। आपको मालूम है कि इंडिया RCEP का पहले पार्ट था, लेकिन फिर बाद में अपने को विड्रॉ कर लिया। अब इसका चैलेंज जो है, हमने कहा यहां तो ये एक वॉर चल रहा है ना, साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है। तो अभी आपने इसी साल सुना होगा कि यूएस ने भी एक नया जो है यहां पर इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया है। इस नए इकोनॉमिक फोरम को बोला जा रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, और यहां पर जो है लगभग उन्हीं देशों को इसमें लिया जा रहा है जो RCEP के मंच पर भी हैं, लेकिन जो अमेरिका के काफी नजदीक है, जैसे जापान। और सबसे अच्छी चीज है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में कौन है? इंडिया भी शामिल है। तो एक इकोनॉमिक पोलराइजेशन करने की कोशिश भी यहां दोनों तरफ से की जा रही है। इनके साथ साथ इकोनॉमी के सेक्टर में वही कंट्री आने वाले समय में लीड करेगा जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड करेगा, यानी चौथी औद्योगिक क्रांति में बढ़त कौन बनाएगा, यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा आने वाली दुनिया में। अब थोड़ा यहां पर समझते हैं कि यह फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है क्या। हम जिस नए औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल जाएगा, ऑटोमेशन यहां पर अधिक बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी का रोल अधिक बढ़ेगा, यानी रोबोटिक्स के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में अर्थव्यवस्था का जो परंपरागत मॉडल है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा।
अब चौथी औद्योगिक क्रांति यानी तकनीक पर आधारित अर्थव्यवस्था में वही देश आगे रहेगा जिसका रेयर अर्थ मेटल पर जो है नियंत्रण होगा, या जिसका सेमीकंडक्टर पर नियंत्रण होगा, इनोवेशन पर जो लीड करेगा। ऐसे में चाइना भी इस क्षेत्र में आगे लीड करना चाहता है और अमेरिका भी लीड करना चाहता है, और यही वजह है कि इस वक्त इन दोनों की राइवलरी जो है इस नए रिसोर्स वॉर के रूप में भी देखी जा रही है। आपको क्या लगता है कि ताइवान को लेकर चाइना इतना ऑब्सेसिव क्यों है? केवल इसलिए कि पहले वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता था? केवल ये नहीं, ताइवान दुनिया के सेमीकंडक्टर चिप का आधा मार्केट तो केवल ताइवान का है। तो यह एक रिसोर्स वॉर भी है। अमेरिका ताइवान को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। वह ग्लोबल सप्लाई चेन पर अगर कंट्रोल करना है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बढ़त बनानी है, तो ताइवान अमेरिका के लिए जरूरी है और ठीक उसी तरीके से चीन के लिए भी जरूरी है। तो यह कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं इस तरीके से आगे यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस रिसोर्स वॉर का एक और एरिया है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले समय में बढ़ेंगे, और वो है ब्लू इकोनॉमी। असल में आने वाला जो वर्ल्ड है उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र बनने जा रहा है वो ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था, भूमि आधारित जो इकोनॉमी है, अब उसके दिन जा रहे हैं। अब दुनिया सही मायने में अगर कहीं रिसोर्स तलाश रही है तो वह समुद्रों में रिसोर्स को तलाश रही है, और समुद्रों में जो रिसोर्स है वह लैंड बेस्ड रिसोर्स से कहीं ज्यादा वहां पर है। इसलिए एक रिसोर्स वॉर यहां पर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी या इंडियन ओशन में इतना इंटरेस्ट चाइना क्यों ले रहा है? केवल इसलिए कि अपने आसपास की सीमा को वो सिक्योर करना चाहता है? जी नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन से लेकर वह तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बदल देंगे। तो इसलिए यह रिसोर्स वार समुद्र में चल रहा है। ओशियानिक डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में तेज हो चुकी है, यानी सामुद्रिक कूटनीति। इसीलिए दुनिया के अलग अलग देश आइलैंड पर कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी द्वीपों पर नियंत्रण करके समुद्री संसाधनों पर नियंत्रण करने का प्रयास यहां पर देखा जा रहा है। यानी अगर आप देखिए, केवल अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस दो भागों में नहीं बट रहे, बल्कि अब यहां पर यह देखा जा रहा है कि एक इकोनॉमिक वॉर यूएस वर्सेस चाइना के बीच में दिख रहा है, और यूएस चाहता है कि उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है वह दुनिया के अन्य देश अपनाएं, और इसके लिए वह ग्लोबल सप्लाई चेन में बढ़त बनाए। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम एक इसी तरीके का इनिशिएटिव है जो अमेरिका यहां पर ले रहा है। एक चीज और यहां पर थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वह इतनी तेजी के साथ आगे क्यों बढ़ी, यह भी एक बड़ा ट्विस्ट है। असल में आपको लगता है कि चाइना जो है वह किस तरीके का कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री आपको लगता है? हमने पहले ही आपको बताया कि चाइना के लिए आइडियोलॉजी कोई मतलब का नहीं। यानी असल में अगर आप चाइना को देख रहे हैं तो चाइना राजनीतिक रूप में साम्यवाद है, यानी पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है। राजनीतिक रूप में वहां जो सरकार है वो तो साम्यवादी सरकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक रूप में, आर्थिक रूप में वह पूंजीवाद के रास्ते पर जा चुका है 90 के बाद से। यानी जो चाइना का ग्रोथ आप देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उसने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया है और विथ कम्युनिज्म। इसीलिए चाइना के इकोनॉमिक मॉडल को स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी राज्य पूंजीवाद कहते हैं। अब यह जो स्टेट कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है, ये चाइना अब ये दुनिया में बेचना चाहता है। वह खासकर डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी तरफ लेकर आना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि उनकी भी प्रॉब्लम्स वैसी ही रही हैं जैसा चाइना की। चाइना ये कन्विंस कर सकता है एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को कि वह भी उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं जैसा था और वहां से आगे बढ़ा है, तो उसका इकोनॉमिक मॉडल ज्यादा बेहतर है। तो लड़ाई इस बात की चल रही है कि इस इकोनॉमिक कोलैबोरेशन में, इकोनॉमिक ब्लॉक में कौन कितने लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो एक यहां पर भी वॉर लाइक सिचुएशन वो क्रिएट हो चुकी है इकोनॉमिक फ्रंट के रूप में अगर देखा जाए। चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा जा रहा है वो है ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल को लेकर। ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल को लेकर भी जो है यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। अब असल में हमने कहा कि दुनिया में गवर्नेंस, जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उसमें यूएस का अब तक दबदबा था
और यूएस का दबदबा क्यों था? क्योंकि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस थी, वह वैश्विक संस्थाएं, वह पूरी की पूरी जो है अमेरिका जो है उसके नियंत्रण में थी। तो वैश्विक संस्थाओं पर जो है वह यूएस का नियंत्रण अब तक यहां पर था। लेकिन अब चाइना और रसिया मिलकर यूनाइटेड नेशन को पैरालाइज कर दिए हैं। कोई भी अब एग्रीमेंट वहां पर हो ही नहीं सकता है। अमेरिका अभी तक सोच रहा था कि वो कम से कम यूनाइटेड नेशन के जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनको कंट्रोल कर दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब चाइना वहां भी चैलेंज कर रहा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यह जो चाइना और रसिया की जोड़ी है, यह बहुत अच्छे अच्छे निर्णय होने ही नहीं दे रही। यही स्थिति डब्ल्यूटीओ के फोरम पर दिख रही है। यानी अब जो सबसे बड़ा खतरा है, पहला खतरा चाइना और रसिया के इमरजेंस से, वह मल्टीलैटरलिज्म अब खत्म होने जा रहा है। यानी बहुपक्षीयतावाद पर खतरा है। यानी जो सब लोग मिलकर अभी तक जो है वह निर्णय लेते थे, अब अपना अपना मॉडल यहां पर चलेगा। पहली चीज तो यह है। तो अमेरिका तो अभी तक यह सोचता था कि दुनिया को वह एक अपने सेट ऑफ नॉर्म्स पर जो है वह रूल कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली, क्योंकि वैश्विक संस्थाएं जैसा कहती थी दुनिया उसी तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब वहां पर वह तो संस्थाएं चल ही नहीं रही। पहली चीज तो यह है। दूसरा चीज यहां पर जो देखा जा रहा है कि अमेरिका के विरोध में चाइना और रशिया, ये दोनों अपने गवर्नेंस मॉडल को लेकर आ रहे हैं। यानी दुनिया में चाहे वह पॉलिटिकल इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो, सोशल इशू हो, अलग अलग संस्थाएं क्रिएट की जा रही। यानी न्यू इंस्टीट्यूशंस, नवीन संस्थाएं जो हैं, वह नवीन संस्थाएं यहां पर देखी जा रही। जैसे हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक लाया गया, AIIB लाया गया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लाया गया है, एससीओ लाया गया है। ये नई संस्थाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब दुनिया की संस्थाओं पर, दुनिया का जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो दुनिया के नियम कायदे हैं, वह चाइना अपने तरीके से रूल करना चाहता है और उसको बनाना चाहता है। तो यहां पर नवीन संस्थाओं का उदय हो रहा है। इनके साथ साथ यहां पर लड़ाई इस बात की भी चल रही है कि चाइना यह कहता है कि अमेरिकन जो गवर्नेंस मॉडल है वह टोटली फेल है और यहां पर अब उसका गवर्नेंस मॉडल दुनिया पर लाया जाए। यानी अपने अथॉरिटेटिव रिजीम को, अपने डेमोक्रेसी के मॉडल को चाइना वह वैश्विक स्तर पर ले आना चाहता है, जो यूएसए के लिए सीधा खतरा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल को लेकर भी यहां पर वह एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आपको लगता है कि कोल्ड वॉर 2.0 जो है यह अब आ चुका है? यानी कि क्या कोल्ड वॉर, शीत युद्ध 2.0 व्यवहारिक है? क्या यह आ चुका है? पहली चीज यहां पर समझिएगा कि कोल्ड वॉर तो तब आएगा जब दो भागों में दुनिया बढ़ती हुई दिखाई देगी, और अभी दिख भी रही है। स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करें, इकोनॉमिक अलायंस की बात करें, ग्लोबल गवर्नेंस के मॉडल को लेकर बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें, तो दुनिया दो भागों में बढ़ती हुई तो दिखाई दे रही। लेकिन इस लड़ाई में जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमने जो शुरुआत में बताया था, थर्ड पोल। थर्ड पोल किस तरीके का रोल प्ले करता है? अभी यहां पर आपको अगर कहा जाए कि रशिया और चाइना का कोलैबोरेशन आप किस रूप में देख रहे हैं, तो रूस और चीन ये यहां पर आगे इसी तरीके से बने रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यह मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। यह जो जोड़ी है दोनों की, यह अभी की जरूरतों को ध्यान में रखकर रूस और चीन नजदीक आए। लेकिन रूस की स्थिति चीन के जूनियर पार्टनर के रूप में बनती जा रही है। चीन का दबदबा ज्यादा है और रूस का प्रभाव उसकी तुलना में कम है। रूस कभी नहीं चाहेगा वह जो ग्लोबल पावर दुनिया का रहा हो कि वह एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाए। इसलिए रूस के अपने एम्बिशन हैं, रूस के अपने ईगो हैं। आने वाले समय में रूस और चाइना के बीच में भी मनमुटाव होने की पूरी पॉसिबिलिटी है और यहां पर रूस पूरी तरीके से चीन के ब्लॉक में जाएगा, यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें अमेरिका और भारत, बहुत से लोग इसलिए कह रहे हैं कि यह ब्लॉक इसलिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत जो है वह अमेरिका के नजदीक पहुंच चुका है क्वाड के फोरम पर, I2U2 के फोरम पर, और इसलिए यह अलायंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, दुनिया दो पोल में बैठी हुई है। लेकिन यहां आपको समझना होगा, इंडिया अभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर चल रहा है। इस इंडिया के अपने कंपल्सन, स्ट्रेटेजिक कंपल्सन है
कि चाइना का थ्रेट उसके लिए भी है, तो नेचुरली इंडिया को यूएस के साथ नजदीकी बढ़ानी है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि भारत अमेरिकी गुट का मेंबर बनना चाहता है, अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनना चाहता है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत जो है वह यह बहुत अच्छे तरीके से जान रहा है कि वह इंडिपेंडेंट तरीके से आने वाले समय में एक बड़ा पावर बन सकता है, और इसके लिए जरूरी है कि वह अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखा जाए। वैसे यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के साथ दोस्ती जो है, अमेरिका के साथ अगर दोस्ती आप कर रहे हैं तो वह दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। यानी अमेरिका के नजदीक जाना खतरे से खाली नहीं होता है, यह बड़ा पुराना सा इतिहास वहां पर रहा है। इसलिए अमेरिका, इंडिया, जापान, ये जो अलायंस है ये भी अभी लूज अलायंस है। अभी ये कहना कि कोल्ड वॉर बिल्कुल विजिबल हो चुका है, दो अलायंसेस दुनिया में बन चुके हैं, ये दोनों अलायंस लूज अलायंस हैं, ये अभी आप नोट करके रख लीजिए। आने वाले समय में हमने कहा कि मिडिल पावर ये बहुत बड़ा यहां पर रोल चेंज करने वाले। रशिया भी उस मिडिल पावर का एक पार्ट है। रशिया, चाइना, जापान, ब्राजील जैसे देश आने वाले समय में जैसे जैसे मजबूत होंगे, वे एक इंडिपेंडेंट पोल के रूप में होंगे, न कि यहां पर दो अलग अलग पोल के ब्लॉक का मेंबर बनने की कोशिश करेंगे। आज के इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अगर यह कहा जाए कि दुनिया बाइपोलर बनती जा रही है, तो यह कहना जल्दबाजी होगा। यह बात सही है कि अमेरिका और चीन दो दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, सुपर पावर हैं, और इनके बीच में जो राइवलरी चल रही है यह विजिबल है, यह दिखाई दे रही है। आने वाले समय में यह कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ सकता है, नए नए कॉन्फ्लिक्ट के रीजन इमर्ज हो सकते हैं, लेकिन इसका यह निष्कर्ष निकालना कि दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी और यहां पर अमेरिका और चाइना ही वह दो ब्लॉक को चलाएंगे और उसी से दुनिया का जो गवर्नेंस है वो चलेगा, यह कहना बिल्कुल गलत होगा। आज की जो दुनिया है उस दुनिया में जो नए इमर्जिंग पावर हैं वह अपने तरीके की रोल को यहां पर डिसाइड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका और चीन के बीच की राइवलरी को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर रहे थे, और यहां पर हमने कहा कि कंक्लूजन ये बात समझ लेना है कि अमेरिका और चाइना के बीच में राइवलरी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिलहाल इसको कोल्ड वॉर 2.0 के रूप में प्रिडिक्ट कर देना यह सही नहीं होगा, क्योंकि मिडिल पावर जो है वह अभी भी इंडिपेंडेंट अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। अब अगला जो वीडियो इस सीरीज का होगा वह इंडिया वर्सेस चाइना को लेकर होगा कि भारत और चीन के बीच में किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और भारत एक सुपर पावर के रूप में क्या इमर्ज करने का पोटेंशियल रखता है, भारत का इस नई दुनिया में क्या रोल होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन मुद्दों को देखेंगे। इस विषय को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। मिलते हैं अगले सीरीज के साथ, अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।